मन में आया कि अभिनय करना है और क्या क्या पढ़ा हुआ है, क्या क्या अनुभव हुए? तो उनका एक नायाब तरीका था पढ़ाने का, मतलब, और मैं बैक बेंचर था तो उनका एक तरीका था बुलाने का। दिल्ली में था तो वहाँ पे कुछ ना कुछ थिएटर करता था। फिर मैं गया वहाँ पे, हफ्ते बाद मुझे बुलावा आया तो तुम हिमाचल के, तुम्हें पहाड़ी गाना नहीं आता? सर नहीं आता। यार इनको पता भी नहीं चलेगा कि मैं नकल कर रहा हूँ। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो थिएटर की हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ग्रीक थिएटर क्या है, रोमन थिएटर क्या है, नाट्यशास्त्र, इन सब की। योगा क्यों कर रहे हैं हम ऐसे बैठ के सांस? आप समझ में आता है क्यों योगा करते हैं? आप समझ में आया कि आवाज़ के लिए सुर लगाना ज़रूरी है थिएटर के लिए। तो इस तरीके से प्रशिक्षण होके 2 साल ये किया। उसके बाद फिर मैंने एमए नाटक भी किया भोपाल से। अगर तुम्हें थिएटर से कमाई करनी तो कैसे करें? तो उन्होंने बोला कि तुम बच्चों को सिखाओ। कला के क्षेत्र में एक्टर, सिंगर, कुछ भी हो, क्या वो एज ए करियर लिया जा सकता है? पहले तो अगर वो कलाकार बनना चाहता है तो वो अपने आप को रोज़ बेहतर करने की कोशिश करेगा और उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जी। और ये रोज़ एक रियाज। आवाज़ सुन के बता देंगे यार आपकी बाइक में ना ये मतलब वेस्टर्न हो या इंडियन हो। भगवान को पूजने के लिए भी कलाकार के माध्यम से आप भगवान पूजते हैं अगर आप चाहते हैं तो। उनके साथ मैंने एक सीरियल किया था जहाँ पे फर्स्ट टाइम में टॉम वॉल्टर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। वो किए हैं मैंने 3 से 4 फिल्में की हैं। अभिनय करने के बहुत सारे तरीके। तो अच्छा एक्टर वो होता है मेरी नज़र में जो। तो कुछ ऐसा कुछ रोचक हुआ है आपके जीवन में जो आप हमारे दर्शकों से बताना चाहेंगे? कि आप कितना ज़्यादा उस इंसान के अंदर डूब गए हो। और एक्टिंग के साथ एक प्रॉब्लम भी है कि अब ये भी होता है कि आप एज एन एक्टर किस तरीके की एक्टिंग करना चाहते हैं। कि सफलता का कोई एक मापदंड है नहीं। क्यों भाई? नमस्कार, स्वागत करती हूँ मैं आपका इस पहाड़ी पॉडकास्ट शो में। जो आज के हमारे अतिथि हैं शील कालिया, एक बहुत ही उम्दा कलाकार जो चंबा शहर के ही हैं और दिल्ली में जाकर चंबा शहर का नाम रोशन करने में लगे हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट शील कालिया की ही कविता से, उनकी जुबानी। कभी कभी दीवारें बहुत कुछ कहना चाहती है। आज यकायक मैंने एक दीवार को देखा जो मुझसे कुछ कहना चाहती थी। उस दीवार का रंग हरा था। दीवार काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। शायद उस दीवार के पास ढेरों कहानियाँ, बहुत से विचार और बहुत से अनुभव थे। जानते उस दीवार ने मुझसे क्या कहा? उसने कहा कि अगर मेरे आचरण से कुछ सीख सकते हो तो सीख लो। तो शील, स्वागत है आपका इस पहाड़ी पॉडकास्ट शो में। आज हम जानना चाहेंगे आपके अभिनय के बारे में। कैसे शुरू हुआ, क्यों आपके मन में आया कि अभिनय करना है और क्या क्या पढ़ा हुआ है, क्या क्या अनुभव हुए? धन्यवाद सबसे पहले तो आपका कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और इस काबिल समझा। सबसे पहले तो मेरे अभी जर्नी शुरू ही हुई है अभिनय की और मैं यहीं का हूँ, हिमाचल का, चंबा का। मेरी माता जी जो हैं वो बंगाल से हैं और पिताजी यहीं से, चंबा से। मैं शुरू में अभिनय में इतनी रुचि नहीं थी मेरी, जबकि मैं अभिनय करता था स्कूल में भी, कॉलेज में भी। लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं क्रिकेट में अपना करियर बनाऊं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो हो नहीं पाया। शायद मेरी कद काठी इतनी थी नहीं कि मैं तेज़ गेंदबाज बन पाऊँ। लेकिन स्कूल में और कॉलेजेस में मैं अपने टीचर्स की अक्सर नकल करता था। अच्छा, मतलब मिमिक्री करते थे आप? जी हाँ, मिमिक्री करता था। कभी कभी जो बड़े बड़े एक्टर होते हैं उनकी मिमिक्री भी करता था। और वो करते करते कुछ टीचर्स ने मुझे कहा कि तुम स्कूल में असेंबली में न्यूज़ पढ़ा करो। तो मैंने न्यूज़ पढ़ना शुरू की, हिंदी में, अंग्रेज़ी में। और एक बार ऐसा भी हुआ मेरे साथ कि एक टीचर ने मुझे कहा कि तुम सब टीचर्स की नकल करते हो भाई, हमने सुना है। मैं बोला सर ऐसी कोई बात नहीं। तो मेरे किसी दोस्त ने मेरी शिकायत कर दी थी, तो उन्होंने कहा कि हम आपको सज़ा दे रहे और आपको मॉर्निंग असेंबली में
सबके सामने, प्रिंसिपल के सामने और सब टीचर्स के सामने आपको जितनी भी टीचर्स की आप नकल करते हैं दोबारा से करेंगे। अच्छा, ये आपकी सजा थी हाँ कि आप टीचर्स की दोबारा से नकल करेंगे और जैसे आप करते थे। जी जी, क्लास 7th या 6 में रहूँगा मैं, और मैं काफ़ी टीचर्स की नकल करता था। तो फिर मुझे बुलाया गया और मुझे मालूम चल गया था कि अब ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट होने वाली है मेरे साथ। तो ये यहाँ चंबा की बात है? जी, चंबा की बात है। भारतीय स्कूल में मैंने अपना स्कूलिंग की, पढ़ाई की है। जी हाँ। और फिर मेरे एक टीचर थे जॉन सर। जॉन सर, ओके। आज वो ड्राइंग टीचर थे मेरे। तो उनका एक नायाब तरीका था पढ़ाने का, मतलब, और मैं बैक बेंचर था। अच्छा, तो हम झलक देखना चाहेंगे जॉन सर की। बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ, बहुत साल हो गए। तो आइडली क्या होता था कि वो ब्लैक बोर्ड में हमें ना एंगल्स पढ़ाते थे। अच्छा। 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, और पेंटिंग कराते थे, लेकिन मुझे वो समझ में आता नहीं था। तो उनका एक तरीका था बुलाने का कि जब बैक बेंचर को आगे लेके आ रहे हैं ना, तो पहले वो बोलेंगे, क्यों भाई बोला। फिर वो जैसे ना, सर क्या हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद जैसे ही मैं आगे आया, उनका एक तरीका था कि वो यहाँ बड़ा मारते थे, एक गधा पेड़ते बड़ा एंगल ना, समझ आई थी जो। तो ये चीज़ उनका बड़ा हिलता था। अच्छा, ये थे। तो एक मेरे और टीचर थे, वो लाइब्रेरियन टीचर थे। ठीक है। और उनका ऊपर का जो बॉडी था वो बहुत हिलता था। अच्छा, एक अपना बॉडी लैंग्वेज रहता है सबका, है ना? तो वो, हाँ बिल्कुल, तो वो जब भी बात करेंगे, ओ भाई क्यों कहा लिया, बैठ, समझ में नहीं आया तेरे को। तो हमेशा मारेंगे, मतलब ऐसी, मतलब मुंडी सी तेजी उनकी। हाँ, लेकिन ऐसे करके, हाँ, चंबियाड़ी अंदर बोल देगी। हाँ, चंबियाड़ी अंदर दिल्ले दिल्ले अच्छा एक पियो ना। ऐसे तो ऐसे रहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तेरे को, बैठ दे बैठ। उनका मुंह का रिएक्शन ऐसे ही रहेगा, और मार भी रहे लेकिन गुस्सा नहीं हुआ, ऐसे ही है। अच्छा, हंस भी रहे, समझ गया, बैठ जा। तो ये था। तो मैंने ये जेस्चर्स कुछ ऑब्जर्व की और मैंने इसको फिर सबके सामने किया, तो बहुत लोगों को अच्छा लगा। अच्छा। और मुझे याद है कि 7th क्लास में मेरे एक दोस्त हैं, उनके चाचा थे। उन्होंने कहा, बेटा तुम क्रिकेट विकेट छोड़ दो और तुम ना दिल्ली में जाके एक्टिंग की ट्रेनिंग लो और एक्टिंग करो। आज भी मुझे याद है, वो है नहीं अब इस दुनिया में। अच्छा, तो उन्होंने ये कहा था, और तब मैंने उनकी बात को बहुत सीरियसली लिया नहीं था। मैंने क्योंकि 7वीं क्लास में तो ये सब मैं क्रिकेटर बनना चाह रहा था भाई। मैं वसीम अकरम को सबको देखता था, अख्तर शोएब अख्तर को। मुझे लगता कि मैं फास्ट बॉलर बनूंगा, ये तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ मज़े मज़े में। लेकिन नहीं, आज लगता है कि उनकी बात कहीं ना कहीं सही थी। सही। फिर उसके बाद कॉलेज में मैं यहाँ पे कम था और दिल्ली में था, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ थिएटर करता था। अच्छा। फिर मेरी मदर ने मुझे कहा, क्योंकि तुम्हें अगर एक्टिंग में ही जाना है तो उसके लिए भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। एक्टिंग के लिए पढ़ना पड़ेगा। शायद एक माँ है जो बच्चे के मन को बहुत अच्छी तरह से समझती है। जी जी। और एक्टिंग भी मैं इसलिए करना चाह रहा था कि चलो अब मुझे ये आता है तो मैं ये कर लेता हूँ, ऐसा लगता था मुझे। तो मम्मी ने बोला, नहीं है, तुम्हें नहीं आता है और तुम्हें अगर एक्टिंग करनी है तो इसके लिए भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो फिर वो मेरे को अभी याद है, मेरी उंगली पकड़ के मेरे को मंडी हाउस में ले गई थी फर्स्ट टाइम, और वहाँ पे बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। अच्छा। वहाँ पे ले गई। तो वहाँ पे बोला कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे का यहाँ पे सिलेक्शन हो। तो उन्होंने बोला कि बताओ कुछ इसने किया है नाटक वाटक। तो मम्मी ने बोला, ऐसा तो कुछ भी नहीं किया इसने। तो बोलते यहाँ तो नहीं हो पाएगा इसका, क्योंकि वहाँ पे एक तरीका है कि आपके 6 से 7 नाटक होने चाहिए, 2 डायरेक्टर्स की रिकमेंडेशन होनी चाहिए। नहीं, आप सीखने के लिए गए थे, लेकिन आपको सीखा हुआ होना भी चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए। हाँ, आप कम से कम 3 से 4 साल वहाँ पे नाटक करने के बाद नाटक के जो आपको ब्रोशर मिलते हैं, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। अच्छा। जो जिन थिएटर डायरेक्टर के साथ आपने काम किया है उनकी रिकमेंडेशन वहाँ पे काम आती है। तब के बाद आपका इंटरव्यू आता है, वो भी देखते हैं, वो परखते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद सेकंड राउंड में आपका इंटरव्यू अगर अच्छा गया है, उसके बाद आपका वर्कशॉप होगा, फिर जाके आपका सिलेक्शन होता है। उन्होंने बोला यहाँ तो नहीं हो पाएगा इसका, आप इसको श्री राम सेंटर बगल में ही है बिल्कुल। अच्छा। और यहीं के टीचर्स हैं जो यहाँ पे पढ़ाते हैं, वो वहाँ पे भी पढ़ाते हैं इवनिंग में। 2 साल का वो कोर्स है पूरा, वहाँ पे आप ले जाइए, उसके बाद फिर आप यहाँ पढ़ा लीजिएगा। लेकिन वहाँ पे भी उसका सिलेक्शन होगा इसी तरीके से, पर आप फिर भी बात कर सकते हैं। तो वहाँ पे गए तो नौशाद सर थे उस वक्त वहाँ के डायरेक्टर। तो मम्मी ने बोला
ये है मेरा लड़का और ये सब करना। तो फिर वही कहानी मैंने बताई कि कुछ किया है इसने, कुछ नहीं किया है। मम्मी ने बोला एक बार मौका देखिए इसको, ऐसे हाथ जोड़ दिए। तो बोला ठीक है, तुम जाओ एक नाटक लेके जाओ बाहर से, मोहन राकेश जी का। अच्छा। और वहाँ का एक मोनोलॉग है, उसको याद कीजिए और फिर आइए। फिर मैं गया वहाँ पे, हफ्ते बाद मेरा मुझे बुलावा आया। तो 4-5 लोग थे ऐसे बैठे हुए। मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में पूछा कहाँ के हो? बोला सर मैं चंबा का हूँ। अच्छा बेटा बताओ कुछ चंबा के बारे में। मैं चंबा सर एक पहाड़ी जगह है, खूबसूरत जगह। बेटे वहाँ के कल्चर के बारे में कुछ बताओ। वो 4-5 टीचर्स थे, अब मुझे नाम भी याद नहीं है। अच्छा। फिर बोला अच्छा वहाँ का क्या फोक क्या है वहाँ का? अब फोक क्या है? अब मेरे मन में सवाल आ रहा है कि मैं एक्टिंग सीखने जा रहा हूँ वहाँ पे, ये सब सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं मुझसे। तो वो एक दूसरे को देख रहे हैं कहाँ से आप उठ के आ गए ये फिल्मी एक्टर। तो मैंने बोला सर अच्छा कोई पहाड़ी गाना वाना कुछ आता होगा? नहीं सर वो यार तुम हिमाचल के, तुम्हें पहाड़ी गाना नहीं आता? सर नहीं आता। कोई बात नहीं, वो आपको मोनोलॉग दिया होगा एक, चलिए वो सुनाइए। अच्छा याद है आपको? मतलब हाँ सर याद है। अब मैं बच्चन जी का बहुत बड़ा फ़ैन था, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ये सब लोग ना माइंड में बैठ गए। तो मैंने दोनों को मिक्स कर दिया उसी अंदाज में दोनों को, जो कॉपी करता था वही मिक्स कर दिया। और मुझे लगा कि यार इनको पता भी नहीं चलेगा कि मैं नकल कर रहा हूँ और कर भी दूंगा। फिर देखे और हाँ अच्छा ठीक है जाओ, थैंक यू। तो एक बार हो जाए, आपको याद हो अगर, तो आपने कौन से डायलॉग्स या क्या कहा था? वो जो मोनोलॉग था वो ये था कि आधे दूरे का था वो नाटक का। उसका मोनोलॉग मुझे आज भी थोड़ा सा याद है। अब मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन नाटक इस तरीके से था कि आपको लगता होगा कि मैं कौन हूँ, इस तरह से कुछ उसका मोनोलॉग है। मैं इस नाटक की एक इकाई हूँ। आप सोचते होंगे कि मैं कौन हूँ, वास्तव में मैं कौन हूँ? मैं एक साधारण इंसान हूँ जो रास्ते में मिल जाता है और एक दूसरे इंसान से टकरा जाता है। इस तरीके का था, मुझे अभी तक पूरी तरह याद नहीं है। तो वो एक मोनोलॉग है कैरेक्टर का जो अपने ऑडियंस से बात कर रहा है और बता रहा है कि वास्तव में एक इंसान कौन है। लेकिन आप अभी कह रहे थे कि आपने अमिताभ बच्चन और हाँ, तो वो मेरा एम्बैरेसिंग है, वो करूँगा तो बड़ा अजीब सा लगेगा। तो मैं बच्चन साहब की तरह वास्तव में मैं कौन हूँ? वास्तव में मैं एक व्यक्ति हूँ जो आप ही की तरह हूँ, जो रास्ते में आप सबको मिलता है। तो वो समझ गए कि ये थोड़ा कॉपी कर रहा है। अभी तो मैं फिर भी उनको कॉपी भी अच्छी से कर रहा हूँ, तब तो बड़ा ही क्लीशेड था। तो उन्होंने बोला अच्छा जाइए। पर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने बुला लिया कि चलो इसको कुछ आता नहीं है। कभी कभी ना आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता तो भी आपके फेवर में काम करता है। हाँ, कि ये करना तो चाहता है लड़का, एक्टर बनना तो चाहता है, इसको आता नहीं है लेकिन इसको करना तो है काम, शायद वो काम कर गया। और फिर उन्होंने मेरे को वर्कशॉप के लिए बुलाया। वर्कशॉप हुई 2-3 दिन की और फिर लेटर आया कि इसका सिलेक्शन हो गया। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। अब जब जर्नी भी शुरू हुई तो पहली क्लासेस से मुझे याद है केवल अरोड़ा सर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जो थिएटर की हिस्ट्री पढ़ाते हैं। ग्रीक थिएटर क्या है, रोमन थिएटर क्या है, नाट्यशास्त्र, इन सब की पढ़ाते हैं। तो मैं बोला यार ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं, मैं तो एक्टिंग करने आया हूँ, ये क्या आप मुझे हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। वो तो मैं कॉलेज में भी पढ़ता था। फिर उसके बाद 2 हफ्ते बाद दूसरी क्लासेस हुई योगा की। अच्छा। योगा क्यों कर रहे हैं हम ऐसे बैठ के सांस आप समझ में आता है क्यों योगा करते हैं। उसके बाद फिर आर्किटेक्चर की पढ़ाई हो रही है, कोई कॉस्ट्यूम मेकअप की पढ़ाई हो रही है, फिर जाके एक नाटक हो रहा है। उन सब चीज़ों को मिला के फिर सेकेंड ईयर में चेकऑफ के तरीके से कोई आ रहा है, कोई राडा से पढ़ाने आ रहा है। फिर जाके ऐसे समझ में आया कि अच्छा कोई संगीत पढ़ा रहा है मुझे, सुर लगा रहे हैं। मैंने बोला ये सुर क्यों लगा रहे हो मुझसे? एक बार अब समझ में आया कि आवाज़ के लिए सुर लगाना जरूरी है थिएटर के लिए। तो इस तरीके से प्रशिक्षण होके 2 साल ये किया। उसके बाद फिर मैंने MA नाटक भी किया भोपाल से, थ्योरी भी पढ़ी अच्छे से। और फिर उसके बाद मैं एक थिएटर ग्रुप से गुड़गांव में जुड़ा था। 10 साल मैंने उनके साथ अंग्रेज़ी नाटक, 1-2 अंग्रेज़ी नाटक किए होंगे। उन्होंने मुझे ये सिखाया कि पैक्ट थिएटर में कि अगर तुम्हें थिएटर से कमाई करनी तो कैसे करें। तो उन्होंने बोला कि तुम बच्चों को सिखाओ, स्कूल्स में जाके एडल्ट्स को सिखाओ। तो मैंने वो करना भी शुरू कर दिया था। हाँ, आपके सवाल से एक सवाल मेरे मन में भी आया है, जो शायद बहुत सारे माँ बाप की तरफ से भी होगा कि इस कला के क्षेत्र में एक्टर, सिंगर, कुछ भी हो, क्या वो एज ए करियर लिया जा सकता है? क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए शायद बहुत सारी चीज़ों की, पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या ये एक कमाई का साधन भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उससे पहले एक और एक सवाल आपको पूछना चाहिए कि पहले तो कलाकार बनना क्यों है? नहीं, बहुत सारे बच्चों को शौक रहता है, जब शायद +2 से पहले भी और बाद में भी, जब उनका एक ज़िंदगी की एक जर्नी शुरू होने वाली होती है, तो सबके मन में सवाल रहता है कि क्या करें। कुछ बच्चे होते हैं जिनको कला से बहुत लगाव होता है, गाने से लगाव होता है। कला से और गाने से लगाव होता है,
जी, सच मायने में लगाव होता है। सही मायने में होता है या फैसिनेट भी करता है, क्योंकि हाँ, ये क्षेत्र ऐसा है। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगा, फैसिनेट करता है। जी, तो ये जो फैसिनेशन है ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। और ये एक्चुअली में कला के माध्यम में, कला की जो आप ये सवाल पूछ रहे हैं ना कि कलाकार की आजीविका कैसे चलती है, अगर आप डॉक्टर को भी देखिए, इंजीनियर को भी देखिए, किसी भी क्षेत्र में और में भी देखिए, जब इंसान वो करियर चूज़ कर लेता है, उसके बाद जब वो चीज़ वो कर रहा होता है, कोई मैं बोलता है यार मैं थक गया, मेरे को काम करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन वो ऐसी अधेड़ उस टाइम में आ जाता है कि बोलता है अब इससे पैसा तो आ ही रहा है कि तो मैं पैसे के लिए ये काम करता हूँ, लेकिन उस काम में उसको अच्छा लगता नहीं। फैसिनेट वो तब भी उस चीज़ से भी होता है, लेकिन क्योंकि उससे रेगुलर इनकम आ रही होती है तो वो चीज़ कर रहा होता है। शायद आपकी बात किसी हद तक सही है, लेकिन मैं एक चीज़ मानती हूँ जो मेरी सोच है कि हर एक इंसान, चाहे वो इंजीनियर है चाहे डॉक्टर है, कलाकार तो सभी में है। बिल्कुल है मैम। तो मैं उसी तरीके से आपको बता रहा हूँ भावना जी, होता क्या है कि जब कोई कलाकार बनना चाहता है जी, तो पहले तो अगर वो कलाकार बनना चाहता है तो वो अपने आप को रोज़ बेहतर करने की कोशिश करेगा और उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जी, और ये रोज़ एक रियाज है। चाहे आप संगीत में जाएं, चाहे आप नाटक में जाएं, चाहे आप पेंटर बन जाएं, चाहे आप पोइट बन जाएं, वो रोज़ लिखेगा, रोज़ गाएगा, रोज़ अभिनय की प्रैक्टिस करेगा, रोज़ एक नई धुन बनाएगा। तो जाहिर सी बात है, और जब वो उस चीज़ में बिल्कुल मगन हो जाएगा तो बेहतर होगा, और बेहतर चीज़ लोग सुनना चाहेंगे, लोग देखना चाहेंगे, लोग पढ़ना चाहेंगे, और वहाँ से आपकी आजीविका होगी। लेकिन अगर आपको ये लग गया कि मैं एक अपने आप में आपने एक अपना एक महल बना लिया कि मैं कलाकार हूँ, और एक कलाकार का अहम होता है ना, उस अहम में अपनी ज़िंदगी जी ले कि भाई अब मैं कलाकार हूँ तो मुझ पर मैं आप लोगों पे एहसान कर रहा हूँ, और क्योंकि मैं गा रहा हूँ या मैं अभिनय कर रहा हूँ या मैं पेंटिंग कर रहा हूँ या मैं पोएट्री कर रहा हूँ तो आप मुझे पैसे दीजिए वरना मैं नहीं बैठूंगा। पहले अपने आप को इतना प्रूफ तो कर दीजिए कि आप उतने अच्छे हैं कि जब आपको लोग सुनते हैं तो मगन हो जाते हैं, या वो आपको दूर दूर तक बुला। जगजीत सिंह जी हैं, आज भी उनकी कैसेट सुनते हैं ना लोग। मेहंदी हसन है, उनको आज भी लोग सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं ना। तो उस उन्होंने कितना रियाज किया होगा, कितनी मेहनत की होगी अपने कला को निपुण करने में, उतनी कला को निपुण कर रहे हैं। और वो तब हो पाएगी जब आपको कला से बहुत प्रेम है, अत्यधिक प्रेम है। तब आप ये नहीं सोच रहे कि मैं इसे जीविका कैसे बनाऊंगा। जीविका आपकी बन जाएगी जब आप ज़िंदगी में किसी भी काम में निपुण होते हैं। जैसे मान लीजिए इस काम को इस तरीके से समझिए, बाइक ठीक करने वाला या फिर कोई जो बाल काटने वाले हैं, ठीक है, आपने सुना होगा मैं वहीं बाल कटाता हूँ, हाँ, या मैं वो जो मिस्त्री मैं उनसे अपनी बाइक ठीक करवाता हूँ या स्कूटर ठीक कराता हूँ या गाड़ी ठीक कराता हूँ। क्यों? क्योंकि वो उस काम में निपुण है, बहुत अच्छे से निपुण है, अच्छे से काम, आवाज़ सुन के बता देंगे यार आपकी बाइक में ना ये खराब है। तो मैंने हमेशा से सोचा कि मैं अपना जो इंस्पिरेशन है इन लोगों से लूँ कि मैं इतना अच्छा मजदूर बन जाऊँ अपने क्राफ्ट का, अपने अभिनय का, कि लोग बोलें यार इसको जब देखते हैं या इसको सब सुनते हैं तो मज़ा आता है। तब आपकी आजीविका की चीज़ अपने आप बन जाती है। मतलब ये कोई खास मुश्किल नहीं है इस सोच को बदलने में कि ये एक करियर की तरह ये या आजीविका की तरह नहीं लिया जा सकता, कला को भी लिया जा सकता है। एक्चुअली क्या होता है शील जी कि जैसे एक डॉक्टर है वो समाज के लिए ज़रूरी है, एक कोई भी पुलिसमैन है वो समाज के लिए ज़रूरी है, बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक कला का सवाल है, कई लोगों का मानना है कि गाना सुनना उतना ही ज़रूरी है क्या? ये सवाल आपका बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली ये सारी जो कहानी है ये बाज़ारवाद समझती है ना आप? जी, कुछ तो ये बाज़ारवाद का खेल है। मैं बताता हूँ कैसे। अभी जब पिछले 2-3 साल पहले कोविड आया था तो बहुत से स्कूलों में ड्रामा टीचर या म्यूज़िक टीचर की जॉब्स चली गई थी। कहा था कि पढ़ना ज़रूरी है, तो इंग्लिश टीचर, मैथ टीचर तो रहेंगे। और आपको याद भी होगा कि घर में राशन दाल चावल तो आएगा क्योंकि ये इससे पेट भरता है। लेकिन फिर भी घर में बैठ के लोग नेटफ्लिक्स देख रहे थे, और नेटफ्लिक्स तब ज़्यादा फेमस हुआ कोविड के दौरान ही। गाने ज़्यादा सुनते थे घर में बैठे बैठे, क्योंकि हम लोगों ने और पूरे समाज ने ये बना दिया है कि ये जो आर्ट है, कला है, ये है तो ठीक, नहीं तो ठीक। जबकि ये नहीं है तो जीवन कुछ नहीं है। ये डॉक्टर के काम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इंजीनियर के काम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये दुनिया के हर उस काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये होता है तो जीवन लगता है कि जीवन है, रास्ता आती है उसमें, नहीं रास्ता ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप जब भी कोई इमोशनल बात करते हैं तो आपके अंदर एक रस आता ही आता है। बिल्कुल, ठीक है। आप जीवन में कोई भी बात करते हैं तो आपके अंदर एक भाव आता है। वो भाव, वो चीज़ें सुनना,
संगीत को सुनना वो आपको दिखाता है कि आपके जीवन में कला सबकॉन्शियसली काम कर रही है, लेकिन वो दिखती नहीं है, सबकॉन्शियसली दिख रही है, इसलिए लोगों को मालूम नहीं कि कितनी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे सोशल मीडिया है, लोग म्यूज़िक लाखों में लोग सुनते हैं म्यूज़िक। अगर कोई लेक्चर दे रहा है वो नहीं सुनते हैं, अगर कोई मूवी है तो वो उस प्लेटफॉर्म पे देखना चाहेंगे, लेकिन अगर आपको साइंस पढ़ा रहे हैं तो शायद नहीं देखना चाहेंगे। तो ये भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा अगर मैं इसको ये कह दूं कि देखिए, डॉक्टर आपको जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है जी, ठीक है। इंजीनियर आपको सड़कें देते हैं, महल देते हैं, घर देते हैं, बहुत कुछ देते हैं, स्ट्रक्चर्स देते हैं सब। हाँ, लेकिन जीवन जीने की उमंग आपको कला देती है। लेकिन क्योंकि वो बेचारी कला अपने आप में ना आत्मा की तरह है, वो दिखती नहीं है लेकिन वो है, इसलिए जो दिखता नहीं है उसको लोग सोचते हैं कि भाई ये तो है ही, हाँ, ये तो है ही, ये तो रहती है, इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस वैसे नहीं बनाई गई। क्योंकि अगर उसकी इम्पोर्टेंस वैसे बना दी गई तो बहुत सारी चीज़ें लोग थिंकर बन जाएंगे, लोग सोचना शुरू करेंगे, और लोग थिंकर बनेंगे, सोचेंगे तो सवाल भी उठाएंगे। तो इस सवाल के पीछे बहुत सारी बातें निकल के आ सकती हैं भावना जी अभी, क्योंकि कभी भी किसी भी देश में अगर आप चाहते हैं कि लोगों को बंदी बना के रखा जाए या लोगों से वो काम करवाया जाए, तो उस सरकार या उस देश के लोगों में संस्कृति, कला और लिटरेचर से दूर जितना रखा जाएगा, या वो लिटरेचर या वो संगीत दिखाया जाएगा या वो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जिससे उनके जो फंडामेंटल्स हैं वो आगे आते रहें। इसलिए कभी भी आप देखना किसी भी कंट्री में, अमेरिका में जब वॉर शुरू हुआ था या बाकी कंट्रीज़ में, कला के माध्यम से लोगों को मोटिवेट भी किया जाता है, डिमोटिवेट भी किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कितना पावरफुल टूल है ये। और अगर इंसान बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे समझे तो फिर वो सवाल भी उठाता है, और सवाल जब उठाएंगे तो कभी कभी कुछ लोगों को सवाल पसंद नहीं आते हैं। एक बात से जो हालांकि मुझे बहुत पसंद है, मैं भी इस रंगमंच, अभिनय, संगीत बहुत ही मुझे अच्छी लगती हैं चीज़ें। जैसे बच्चों की जब शिक्षा शुरू होती है, नर्सरी, तो सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है? राइम्स। तो शायद संगीत तो शुरू में ही क्यों, शायद ये पैटर्न क्यों बताया जाता है कि गा के बताओ, चंदा मामा दूर के, या जो भी हमारे पोइम्स अगर आप लिटिल स्टार, तो इन चीज़ों की कहीं ना कहीं तो महत्वता है ही। अगर आप भक्ति मूवमेंट के बारे में जानते हैं, भक्ति मूवमेंट के समय भी, उस काल में भी, और अगर आप शुरू से थिएटर की हिस्ट्री पढ़ें या किसी भी कला की, वेस्टर्न हो या इंडियन हो, भगवान को पूजने के लिए भी कलाकार के माध्यम से आप भगवान को पूजते थे। तो साउंड सबसे पहले आया पृथ्वी में, अगर कहते हैं कि साउंड ओम जैसे आया है ना। आवाज़ जो है, आवाज़ के माध्यम से आप आवाज़ को कैसे यूज़ करते हैं उसके माध्यम से भी आप उस ऊपर वाले को प्रे करते हैं। बंगाल में जात्रा होती है, जात्रा एक नाटक है एक किस्म का, अच्छा, जो भगवान की पूजने के लिए क्रिश्चियन लोग जो होते हैं वो ब्लूज़ बजाते हैं, ब्लूज़ तो वहाँ गिटार बजाते हैं, अच्छा, टू प्रे टू द जीसस। तो कभी भी आपको जीवन में जैसे कहते हैं ना कि आपको नेचर के करीब लाना है तो आर्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आर्ट ही आपको नेचर के करीब ला सकती है। क्योंकि कला कुदरत ही है, कुदरत ही है, ये आपने बहुत सही बोला, कला कुदरत ही है जी। कुदरत से कला निकली और कला से कुदरत निकली। बिल्कुल। अरस्तु एक फिलोसोफर हैं, एरिस्टोटल, उनकी एक किताब है पोएटिक्स, ओके, उसमें बड़े अच्छे तरीके से बताया गया। जो अभी श्रोता हैं आपके, जो भी सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, तो वो किताब ज़रूर पढ़ें, पोएटिक्स। जैसे यहाँ पे नाट्यशास्त्र है, वेस्ट में पोएटिक्स है, तो उस पोएटिक्स को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि एरिस्टोटल ने कहा है कि किस तरह से अनुकरण करते हैं हम जीवन से कला तक। मुझे लगता है कि कला को तो शायद परिभाषित नहीं किया जा सकता शील जी, जहाँ तक मैं समझती हूँ, क्योंकि जैसे हम सांस ले रहे हैं, हमें पता है हम सांस ले रहे हैं, लेकिन उनको महसूस करना शायद वो कला है, या ये मेरा तरीका था बोलने का। लेकिन कला महसूस करने की चीज़ है, बिल्कुल, या वो चाहे वो अभिनय हो। क्यों हम जितने भी हमारे मूवीज़ हैं, फिल्में हैं, हम क्यों इतना ध्यान से रिलेट करने की कोशिश करने लगते हैं कहीं ना कहीं अपने जीवन को भी। ये जो आपने कहा कि महसूस करने की चीज़ है, सांस तो ले रहे हैं, हम जब योगा में एक्सरसाइज करते हैं ब्रीदिंग की, तो उसमें एक लिटा देते हैं जी, और बोलते हैं कि अपनी सांसों को चेक करो, देखो, सांसों पे ध्यान लेके आओ, इससे ताकि आप खुद को भी ऑब्जर्व कर पाओ। तो इसी तरीके से आपने बिल्कुल सही बोला कि
जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं, अच्छा संगीत सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो थिंकिंग माइंड है, वो ग्रो करता है। तो इस माध्यम से कला, आप कभी भी सितार सुन लीजिए मॉर्निंग में, है ना, या कोई अच्छी कविता पढ़ लीजिए, एकदम से आपके अंदर एक ऊर्जा आ जाती है। ये को आप इस चीज़ को आप महसूस कर सकते हैं। हाँ, या कोई ऐसी कविता पढ़ लीजिए जो बिल्कुल आपके जीवन के वो पल, वो नुआंसेस जो आप शायद किसी को बता नहीं पा रहे नॉर्मल लैंग्वेज में, लेकिन उसने वो बात कह दी। कुंवर नारायण मेरे बड़े अच्छे, मैं उनका बड़ा फ़ैन, उनकी कविताएं बहुत पढ़ता हूँ। उनकी कविता मैं जब भी पढ़ता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि यार ये वो चीज़ें जो मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, वो शब्द कहीं ना कहीं हमारे जीवन पे बहुत गहरा असर डालती हैं, बिल्कुल। या हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, हम बहुत शायद कला बहुत के बारे में बहुत गंभीर ज़्यादा। उस पर आ गए थे। अब आपके थोड़ी सी जर्नी के बारे में फिर से वापस आते जी। हैं। तो किस तरह से आपने वहाँ पे प्रशिक्षण लिया? हाँ, मैंने उसके 2 साल बाद का प्रशिक्षण कहाँ लिया। कहाँ आपने अपनी कला को दिखाया और मौका मिला? मौका ऐसा मिला कि 2011 में मेरे को एक मौका मिला था। टॉम ऑल्टर एक एक्टर हैं, अगर आप जानते हैं तो, उनके साथ मैंने एक सीरियल किया था 2011 में, यहाँ के हम हैं सिकंदर। तो यहाँ पे हम हैं सिकंदर। अच्छा। तो वहाँ पे मेरा एक छोटा सा किरदार था स्कूल बॉय का, जहाँ पे फर्स्ट टाइम में टॉम ऑल्टर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। वो 1-1.5 साल मैंने वो किया। उसके बाद मैं थिएटर करता ही रहा, लेकिन क्योंकि मुझे मैं चाह रहा था कि मैं फिल्मों में काम करूं, लेकिन बीच में मेरे पिताजी का देहांत हो गया, तो उसकी वजह से 1-1.5 साल में ज़्यादा कुछ काम कर नहीं पाया था जी। फिर मौका मिला मुझे एक आर्ट फिल्म करने का, पैरेलल सिनेमा जैसे होता है, वो की हैं मैंने। 3 से 4 फिल्में की हैं, लेकिन वो अभी भी पोस्ट प्रोडक्शन में हैं। एक फिल्म 2020 में मैंने 2018 में की थी मैंने, शॉर्ट फिल्म, लघु फिल्म। उसके लिए मुझे अवार्ड मिला बर्लिन से। हाँ जी, मैंने जाना। हाँ। इन नेगेटिव रोल। वो एक्चुअली में अगेन एक अलग सा कंसेप्ट था, जिसमें वो आप देखिएगा ज़रूर। नहीं, मैंने देखी है। आपने बहुत ही खूबसूरती से उस नेगेटिव रोल को पॉजिटिवली निभाया है। पहली बार जब मैं उसके ही यूट्यूब में सुंदर कमेंट्स तरीके पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत गालियाँ पड़ी हैं, और मेरे डायरेक्टर ने कहा था कि अगर तुम सामने आते तो तुम्हें लोग मार लेते, क्योंकि कोई भी ऐसा लड़का नहीं होगा जो अपनी ही बहन को रेप करने की सोच सकता है। लेकिन यही सफलता है ना आपके किरदार की। हाँ बिल्कुल। अगर हम खलनायक से नफरत नहीं करेंगे तो फिर उसके अभिनय में दम नहीं था। दम नहीं था। बस ये कि यही है कि जब मैं एक्टिंग करता हूँ तो अगर आप बोलें कि व्हाट इज़ द 24 घंटे में ऐसा कौन सा वक्त है जब तुम सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो, जी, तो वो शायद एक्टिंग का टाइम है जब मैं सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा बिल्कुल भी। अभी आपकी एक और शॉर्ट फिल्म आई है जी, जिसमें आपने बहुत बहुत कमाल का अभिनय किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। जब आप अभिनय करते हैं शील जी, तो क्या आप, मैं ये पूछना चाह रही थी एक्चुअली कि अभिनय को और हमारी एक्चुअल लाइफ को कहाँ तक जोड़ पाते हैं? क्या वो अलग रहता है हमारा जो व्यक्तित्व होता है उस वक्त जब हम अभिनय कर रहे हैं, या वो हम ही होते हैं? अभिनय करने का एक तरीका नहीं है जी। सबसे पहली बात तो अभिनय करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप किसी भी ट्रेनिंग स्कूल में जाएंगे तो आपको बहुत सारे तरीके सिखाए जाएंगे। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का किरदार निभा रहे हैं और कितना समय है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको रात को स्क्रिप्ट दी जाएगी, बोलेंगे सुबह आ जाइए आप, और वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग काम आएगी। तो जितना मैंने एक किताब में पढ़ा था, और मैं ये चाहता हूँ कि हर कोई सुने इस बात को, कि जितना लोग लिटरेचर पढ़ेंगे, तरह तरह की फ़िलासफ़ीज़ पढ़ेंगे, साइकोलॉजी पढ़ेंगे, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे, तो कुछ हद तक वो लाइफ को समझना शुरू कर देंगे। अब मैं सारे लोगों को तो समझ नहीं सकता, और मेरा भी तो जीवन है वो शायद 1% या 2% की है। मैं आपको नहीं समझ सकता कि आपके अंदर क्या चलता है। मैं कुछ चीज़ें समझ सकता हूँ, आपसे सिंपैथाइज़ कर सकता हूँ। तो अच्छा एक्टर वो होता है मेरी नज़र में जो बिल्कुल एम्पैथिक, मतलब जिसको कहते हैं एम्पैथी, सिंपैथी, एम्पैथिक हो जाए किसी इंसान के साथ, कि भाई आपका दुख जो है ना वो मैं जी रहा हूँ। हाँ। एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि एक एक्टर हैं, मुझे अब याद नहीं है, कि वो किसी की बात सुनते थे तो वो बीमार होके आते थे। मतलब किसी बीमार के घर में गए हैं, अच्छा, और उसकी बीमारी सुनी है, तो वो इतना डूब गए उसकी बातों में कि वो जब बाहर आए तो आधे बीमार वो लग रहे हैं। अच्छा, तो वो एक तरीका है। हाँ,
कि आप कितना ज़्यादा उस इंसान के अंदर डूब गए हो और आपको पता लग रहा है कि ये क्या फील कर रहा होगा। तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को कर सकते हैं। हाँ, मतलब अभिनय ऐसी चीज़ है ऐसी ही चीज़ है कि अलग अलग। और बाकी खुद आपके जीवन में भी बहुत चीज़ें हुई हैं। तो कुछ ऐसा कुछ रोचक हुआ है आपके जीवन में जो आप हमारे दर्शकों से बताना चाहेंगे? कुछ ऐसा जो आपने भी नहीं सोचा था? मतलब किस तरीके से? आपके जो जर्नी हुई है एक्टिंग की या आपके जीवन में भी? ये जर्नी जो मेरी एक्टिंग की रही है आसान नहीं रही है अभी भी, और क्योंकि मैं जिस जगह से आता हूँ और एक्टिंग के साथ एक प्रॉब्लम भी है कि आप जब तक सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं तो आपको कोई पूछता नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। दिल्ली में, मुंबई में बहुत। बात को रोकूंगी। बिल्कुल। सफलता चाहे कला में हो, जी। चाहे आपके नौकरी पेशा में हो, चाहे कहीं भी हो, जब तक आपको सफल नहीं हो जाते तब तक आपको कोई भी नहीं मानता है। बिल्कुल। ये बात बहुत सच है। बिल्कुल सच है। जबकि सफलता का कोई एक मापदंड है नहीं। सफलता का मापदंड ये है कि अगर आप जो काम कर रहे हैं उसमें खुश है तो सफल ही हैं। लेकिन लोगों ने इसको इस तरीके से बना रखा है कि अगर तुम्हें लोग जानते हैं, मानते हैं, तुम्हारे इतने फॉलोवर हैं तो तुम सफल हो कुछ हद तक। तो अभी तक जो मेरी जर्नी रही है जिस तरह से, उसमें ये हो रहा है कि मैं आज बहुत से लोग इंस्टीट्यूशन में जाके एक्टिंग सिखाता भी हूँ, क्योंकि ट्रेंड हूँ, और एक्टिंग करता भी हूँ। और बहुत सारे एक्टर से मैं खुद इंस्पायर हूँ जिस तरीके का मैं काम करना चाहता हूँ। अब ये भी होता है कि आप एज एन एक्टर किस तरीके की एक्टिंग करना चाहते हैं, किस तरीके का फिल्में करना चाहते हैं, किस तरीके के नाटक करना चाहते हैं। तो कभी कभी आप ही की फील्ड के लोगों से आपकी नहीं बन पाती। तो ये एक नायाब चीज़ है, क्योंकि कुछ लोग को लगता है कि नहीं भैया अगर तुम इस तरीके से नहीं चले तो तुम भूखे मरोगे। और मुझे लगता है कि मेरा जो अभिनय करने का तरीका है, ये जो मैं नाटक करना चाहता हूँ, उसके पीछे एक पर्सपेक्टिव तो होना चाहिए। जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना कि कुछ लोग अगर आप बहुत पढ़ लिख जाएंगे तो लोग सवाल उठाएंगे। तो मुझे लगता है कि नाटक, फिल्में इस तरीके से होनी चाहिए जहाँ पे लोग सोचें, विचार करें। तो मैं पर्सनली चाहता हूँ कि मैं ऐसी फिल्में करूँ या ऐसे नाटक करूँ जिसमें लोगों को सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, एक सोच भी दी जाए। नहीं, मनोरंजन। अच्छा, वो आपने ये देखिए, मैं थोड़ा सा समय लूँगा आपको और हाँ। इस सवाल के ऊपर। लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि कला और मनोरंजन अलग चीज़ है? आपके हिसाब से अलग चीज़ें नहीं है शायद। जैसे मैं ये कह सकती हूँ कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये कह सकती हूँ मैं। लेकिन तानसेन जी, बैजू बावरा के बारे में तो पता ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो शास्त्रीय संगीत गाते थे। हाँ। दरबार में गाते थे। तो वो राजा, उनसे उनका मनोरंजन होता था कि नहीं होता था? हाँ बिल्कुल होता था। पुराने ज़माने में कथक होता था, भरतनाट्यम होता था जी। तो लोगों का मनोरंजन होता था कि नहीं होता था? होता था। लेकिन अगर आज कथक हो जाए या आज कोई राष्ट्रीय संगीत हो जाए या कोई क्लासिकल गाना गाए तो बोलेंगे यार ये आर्टिस्टिक चीज़ है, हम पॉप गाना सुन लेते हैं। वो एंटरटेनमेंट है। इस पर मैं शायद पता नहीं कहाँ तक सही रहूँ, क्योंकि इसके ऊपर जब आपका माइंड, अगेन कंज्यूमरिज्म, बाजारवाद, जब आपको ये बता दिया जाए कि भाई ये चीज़ें जो हैं ये बोर करती हैं, ये बहुत आर्टिस्टिक है, ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है, और ये चीज़ें आपके एकदम से आपको एंटरटेन करती हैं, आपको अंदर इसको होता है ना एक एनर्जी भर देती हैं इंस्टेंट, जबकि वो है नहीं। अगर आपको वो ऑप्शन दिया ही नहीं जाता और आप लिटरेचर पढ़ते, जैसे नॉवल पढ़ते हैं, मान लीजिए आपने एक उपन्यास पढ़ा, उपन्यास में लिखा है कि किरदार ने वो दरवाज़ा खुला, मोहन बैठ के अपनी उंगलियों को बालों में फिराता रहा और सोचता रहा, और फिर मोहन ने बगल से एक पेन उठाया। तो अब जब ये पढ़ रहे हैं आप और ये सुन रहे हैं, देख, अब ये हो सकता है बोरिंग लग रहा हो, लेकिन इसमें भी एक मनोरंजन है। शास्त्रीय संगीत का जो आप सुन रहे हैं वो भी एक मनोरंजन की तरह है, लेकिन जब अपने माइंड को उतना डेवलप ही नहीं किया है तो वो आपको मनोरंजन लगेगा नहीं। फिर आपको लगेगा कि तेज़ चीज़ें जो हैं, इंस्टाग्राम की जो रील्स हैं जो आजकल बहुत वायरल हैं, ठीक है ना, और फटाक से चीज़ें, जैसे म्यूज़ियम है, जैसे आप डिज्नी वर्ल्ड में चले जाओ, ये वो सब चले जाओ, वो सब एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट का स्तर आप गिरा रहे हो। एंटरटेनमेंट उसमें भी है, इसमें भी है। कैसा एंटरटेनमेंट चाहिए ये डिपेंड करता है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको, एक आम इंसान की तरह, कि जो आजकल के जीवन की भागदौड़ है, जो आजकल की ज़िंदगी की हसल बसल्स हैं, जितनी हमारी ज़िंदगी हमसे डिमांड कर रही है, हमसे मांग कर रही है, उसमें जो वक्त बचता है, चाहे वो मनोरंजन रखे, चाहे
अपने आप को शांत करने के लिए, अपने आप को खुश करने के जो तरीके हैं वो भी हमें इंस्टेंट ही चाहिए होते हैं, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो ये जैसे आपने अभी जिक्र किया इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करना भी एक एडिक्शन है। बहुत मज़ा आता है, चाहे वो उम्र कोई भी है, चाहे वो 4 साल का बच्चा है, चाहे वो 40 साल का है, चाहे वो 70 साल का है, एक एडिक्शन है वो, है ना। तो वो जो मनोरंजन है चुटकी का, वो अपने आप में वो एक जितनी चुटकी में आता है उतनी चुटकी में चला भी जाता है। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा वो आपने पूछा कि मान लीजिए आपने एक बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाई, मैंने खाई, और 10 साल बाद ये बोलूँ कि यार मैंने ना वह भावना मरोल जी के वहाँ पे एक सब्ज़ी खाई थी, आज भी उसका टेस्ट मेरे को, इसको पता ना कि आफ्टर टेस्ट। तो जब आप ऐसे नाटक देखते हैं, फिल्में देखते हैं, या कुछ ऐसी कविताएं पढ़ते हैं, या ऐसे कुछ कहानियाँ पढ़ते हैं जो आज भी आपको याद रह जाती हैं, वो मनोरंजन है। जो चीज़ आपने देखी और आपको 5 मिनट बाद याद भी ना रहे, फिर अब ये सवाल इंसान को खुद अपने आप से पूछना चाहिए कि वो कैसा मनोरंजन है। तो शील, एक सवाल था मेरा और आपसे जी, कि जो कलाकार बनना चाहते हैं, एक्टिंग में आना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए आपके पास क्या सुझाव रहेंगे? बस पहले तो अपनी पढ़ाई पूरी करें, उसके बाद अभिनय की पढ़ाई पूरी करें, और अभिनय करते रहें और बस। मतलब ये है कि जारी रखें। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तब भी आपको चलना पड़ेगा, और उस जर्नी को चाहे वो कैसी भी हो, बिल्कुल। और अभिनय ज़िंदगी भर सीखते रहें। नहीं, कुछ ऐसी जगह हैं ऐसे जहाँ पे जैसे आपने सीखा है श्री राम सेंटर से, तो ये सभी बच्चों के लिए शायद पॉसिबल नहीं होता कि वो दिल्ली जाके सीखें। देखिए 4-5 स्कूल हैं जो अच्छे हैं, जैसे NSD है, FTI है पुणे में, श्री राम सेंटर भी है, लखनऊ में भारत हिंदी अकेडमी है। नहीं, जैसे मैं चंबा की बात करूं, हिमाचल की बात करूं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इतनी दूर तक शायद ना पहुंच पाए, तो क्या आजकल ऐसे ऑनलाइन भी ऐसी कोई क्लासेस होती हैं जो अभिनय सिखाती हैं, या उनके लिए क्या आपका सुझाव रहेगा कि वो किस तरह से इस फील्ड में, इस क्षेत्र में अपने आप को आगे लेके आएँ? देखिए ऑनलाइन का तो कोई ऐसा कुछ फ़ायदा होता नहीं है सच। हाँ, थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिल जाएगी, पढ़ लेंगे ऑनलाइन, लेकिन अभिनय करने की चीज़ है ना। तो आप किसी थिएटर ग्रुप से जुड़ जाएं, उनके साथ 3-4 साल थिएटर करते रहें, साथ साथ अभिनय पढ़ते भी रहें, लोगों से मिलते रहें, ट्रैवल करते रहें। और आजकल शायद इतना मुश्किल रहा भी नहीं है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को देखते रहते हैं, चाहे वो थिएटर हैं, फिल्म्स हैं, कुछ भी है, जो सीरियल्स आते हैं टीवी में, वो सारी चीज़ें हैं, तो वो बड़ी आसानी से हमें दिख जाती हैं। पहले तो एक दूरदर्शन देखने के लिए जैसा नाम था वैसा काम था, दूरदर्शन। बिल्कुल। एंटीना हिलाते रहो, जी जी, नीचे पूछते रहो आया कि नहीं आया। बिल्कुल। तो आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी के हाथ में वो पूरी दुनिया है, और हर तरह का अभिनय, हर तरह के नाटक आ रहे हैं। जैसे मैं अभी देख रही थी, बहुत चल रहा है नेटफ्लिक्स पे हीरा मंडी, तो जो मैंने वो सीरियल देखा शुरुआत में, तो कुछ परसेप्शन चेंज हुआ मेरे भी दिमागी तौर पे, कि जो उन्होंने बताया कि जो हीरा मंडी में जो औरतें, जो महिलाएं थी, नवाबों को उनसे तहजीब सीखने के लिए भेजा जाता। तो ये एक जो बात है वो बहुत ही अंतर रखती है अपने आप में, जो हमारी सोच थी और वो जो दिखाया गया है। तो आप कहाँ तक सहमत हैं इससे? मैंने तो देखा नहीं हीरा मंडी अभी तक, मैं देखूंगा ज़रूर। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे इतिहास में ऐसी बहुत सी कहानी है, और इतिहास के हिसाब से चीज़ें बनेंगी। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि तब लोगों को जानकारी भी मिलेगी, लोग एंटरटेन भी होंगे, और साथ साथ कुछ साथ में लेके भी जाएंगे। तो ऐसी कहानियाँ आना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, ताकि हम लोगों की मतलब मनोरंजन के माध्यम से ही हम लोगों की सोच को बदलें तो नहीं, लेकिन दुरुस्त कर सकें। बदलने का मेरा प्रयास ऐसा नहीं है कि ये ऐसी चीज़ें, ये हरा रंग है, ये हरा ही है, लेकिन आप कौन से विजन से इसको देखना चाहोगे, या किस तरह से देखना चाहिए। बदलने की जहाँ तक आपने बात की कि एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक आदमी, बहुत सारी मच्छियाँ बाहर थी पानी के, तो एक मच्छी को पानी में दोबारा फेंक रहा था। तो एक दोस्त आया वहाँ से, उसने कहा कि तुम्हारे एक मच्छी को पानी में फेंकने से क्या फ़ायदा, ये सारी मच्छियाँ तो मर जाएंगी। तो बोला काफ़ी सारी मच्छियाँ मर जाएंगी, लेकिन कुछ तो बच भी जाएंगी ना। तो पॉजिटिव देखने का तरीका है। तो समाज बदलेगा कि नहीं बदलेगा, लेकिन चेष्टा तो करते रहनी चाहिए। हाँ, चेष्टा,
वो कोशिश तो निरंतर होनी चाहिए, बिल्कुल ताकि जो हम लोग शायद जहाँ जहाँ पे हमारी सोच नेगेटिव है या नकारात्मक है, वहाँ को उस सोच को बदलने के प्रयास तो होते रहने चाहिए। बिल्कुल 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 होना चाहिए। और उसका सबसे बड़ा जरिया फिल्म, अभी हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में एक बहुत पुरानी फिल्म मंथन जो नसीर सर की, हाँ नसीरुद्दीन शाह की है, वो क्राउड फंडेड फिल्म है। एक मिल्क रेवोल्यूशन हुआ था गुजरात में, अच्छा, जिसकी वजह से ये अमूल मक्खन और हम ये सब जो खाते हैं, हाँ। इससे कुछ जुड़ी हुई कहानी है, मुझे पूरा पता नहीं, लेकिन 1970s लेट 70s में वो फिल्म आई थी श्याम बेनेगल जी की। बहुत ही बढ़िया निर्देशक थे। हाँ, और उनकी इस फिल्म को इस साल की कांस में दोबारा दिखाया गया है और ऑनर किया गया है बहुत सालों बाद। तो देखिए, अभी इसका मतलब लोग चाहते हैं कि वैसी कहानियाँ लोगों के सामने आए, और वो एंटरटेन भी कर रही हैं और लोगों के मन में सवाल और साथ ही साथ आंसर्स भी दे रही हैं, और बता भी रही कि हमें क्या करना चाहिए अगर हम अपने समाज को बदलना चाहते हैं। यही मेन पर्सपेक्टिव होना चाहिए किसी भी कला और किसी भी आर्ट का। बचपन में मेरी दादी मुझे कहानी सुनाती थी कर्मा थ्योरी के ऊपर, कि तुम अगर अच्छे कर्म करोगे शील, तो 7 समुंदर पार से एक बहुत खूबसूरत लड़की आएगी जिसकी आंखें नीली होंगी, लंबे लंबे भूरे भूरे बाल होंगे और वो आपसे शादी करेंगी। अभी तक मेरी नहीं है, लेकिन आज भी मुझे उस कहानी का इम्पैक्ट है। हाँ। और ये इम्पैक्ट है कि मैं कोशिश करूँगी किसी को दुख ना पहुँचाऊँ और अच्छे काम करता रहूँ। हाँ, वो तो दादी की कहानियाँ, नानी की कहानियाँ, वहीं से कहीं ना कहीं वो कला के माध्यम से ही आप समझ आते हैं कि कला कितना ज़्यादा ज़रूरी है एक इंसान को आगे बढ़ने में और उसकी वृद्धि होने में, बच्चे के लिए। एक बात मुझे याद आ रही है, क्योंकि वैसे तो हमें सबको पता है वैज्ञानिक तरीके से कि चांद, लेकिन हमें बचपन में चांद को मामा कहला के हमें बताया जाता है कि चंदा मामा। तो ये भी एक शायद कला का एक तरीका था, या हमें समझाने का एक तरीका था कि चंदा मामा दूर के। तो एक रिश्ता जो बनाया जाता था, उससे एक मतलब कहानियों के तरीके या गाने के तरीके या पोइम्स के तरीके जो हमें समझाया जाता था, वो आज तक बचपन से लेकर 55 तक आज भी दिमाग में है। तो बस आपने अपने सवाल में अपना ही जवाब दे दिया कि कला बचपन से ही लेकर आपके मृत्यु तक जीवन के हर पहलू में है। जहाँ तक नानी की कहानियों का मुझे लगता है कि नानी ने भी वो कहानियाँ शायद बचपन में ही सुनी होंगी, जब वो नानी बनने के बाद अपने बच्चों को सुनाती हैं। बिल्कुल। और जो हमने सुनी है आज हम अपने बच्चों को सुना रहे हैं, तो एक बहुत लंबा सफ़र रहता है कला का, जो जीवित रहता है। बिल्कुल। शायद शुरुआत से लेकर अंत तक, और लोरी से लेकर शोक तक, या तो जो भी हमारी एक जीवन यात्रा रहती है उसमें शायद मुझे लगता है। इसलिए मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि लोग जो कह रहे हैं कि जो ये पूछते हैं कि हमारा बेटा अगर कलाकार बन जाएगा या बेटी कलाकार बन जाएगी तो आजीविका कैसे चलेगी, क्योंकि कला जीवन के हर पहलू में है जी। तो कोई भी कलाकार, भगवान कहते हैं कि जब एक इंसान मरता है तो भगवान को बहुत दुख होता है, लेकिन एक जब कलाकार की मृत्यु होती है तो भगवान की आंख से भी आंसू आ जाते हैं। तो आर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस एवोल्यूशन, और ये हमेशा रहेगा। हाँ, जैसे आजीविका शरीर का पोषण करेगी, तो जो कला है वो शायद आत्मा का पोषण करती है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो ये बात अधूरी ना लगे कि जहाँ कला है वहाँ जीवन है, जहाँ जीवन है वहाँ कला है। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग अभिनय करना चाहते हैं, थिएटर में आना चाहते हैं, कलाकार बनना चाहते हैं, वो आए, बिल्कुल आए। मैं चाहूँगा चंबा से और भी लड़के लड़कियाँ आए, दिल्ली में पहुँचें, थिएटर को ज्वाइन करें और दिल से मन से थिएटर करें, तो वो जहाँ पहुँचना चाहते हैं वो ज़रूर पहुँचेंगे। हाँ, मतलब ये है ही, जो कला है वो मन से जुड़ी हुई चीज़ है, मन से जुड़ी हुई भावना है, क्योंकि वो करेंगे काम जिसमें उनको खुशी मिलती है जी। तो खुश अगर रहेंगे तो और खुशी प्राप्त कर पाएंगे, खुश रहेंगे तो कामयाब भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि फिल्में देखें, थिएटर देखें और तरह तरह के थिएटर देखें, एंटरटेन हों, लेकिन
अच्छी फिल्में देखें, चीज़ों को समझें, कलाकारों को समझें, कलाकारों को प्रोत्साहित करें, जिससे हम जैसे कलाकार जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को और एंटरटेन कर पाएँ, अच्छी कहानियाँ बता पाएँ। बस यही चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शील आपका। ये आपने बहुत डीप बातें भी हमें बताई अपनी कला के बारे में, अपनी यात्रा के बारे में, और बहुत सारी कुछ चीज़ें शायद हमारे दर्शकों को भी जो एक्टिंग करना चाह रहे हैं, इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ उनको ज़रूर मिला होगा इस हमारे पॉडकास्ट में। तो फिर से धन्यवाद करती हूँ। और लास्ट में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा भावना जी कि आपने मुझे बुलाया। मैं अभी भी चीज़ें शुरू कर ही रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, करता रहूँगा निरंतर। लेकिन जिस तरह का पॉडकास्ट आपने शुरू किया है, आपने हिमाचल के अलग अलग कलाकारों को या फिर जो सोशल वर्कर्स हैं जो बाकी क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं उनको बुला रहे हैं, तो आप अपने तरीके से एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आशा करता हूँ कि आप निरंतर ये काम करते रहिए और हम आपको देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद शील। थैंक यू। तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।